Hello students, today we'll start Khidinbao. It has written by again Sachidanand Hirachand Vatyay. खिदिनबाओ यानी कि खितिंदा, बंगाली बाऊ मोशाय। अक्सर लोग इस बात पर रोते हैं कि भगवान ने हमको गाड़ी नहीं दी, बंगला नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, अच्छी जिंदगी नहीं दी, और जिंदगी भर किस्मत पर और भगवान पर रोते रहते हैं, उनको कोसते रहते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। वो किस पर रोए, कहां रोए और क्यों रोए? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके पास कमी है उन कमियों पर ही मुस्कुराते हैं और वे यही कोशिश करते हैं कि दूसरों को उनकी कमी पता ना चले और दूसरों को उनका दर्द पता ना चले। एक ऐसा ही चरित्र है खितिंदा, बंगाली बाबू मुशार, खिदिनबाओ। और ये कहानी शुरू होती है उनके अपाहिजपन से, जिस पर वे मुस्कुराते हैं। उनकी जो कमियां हैं उन्हीं कमियों पर वे मुस्कुराते हैं। इसीलिए वे चरित्र लेखक के लिए खास है और उस चरित्र के बारे में खिदिनबाओ कहानी में लेखक ने लिखा है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता आया है, उसके लिए वह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकाल कर कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता। क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वो उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वो चेहरा मनुष्य का ना होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो। हम जिंदगी में बहुत सारे चेहरे देखते हैं सुबह से शाम तक, और हमारी नजरों में ऐसे बहुत सारे चेहरे बसे हुए हैं। कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ चेहरे भूले नहीं जाते। और जो लोग ये कहते हैं कि चेहरा हमसे भूला नहीं जाता, ये वो लोग हैं जो किसी चेहरे को सचमुच देखा होगा। देखना और सचमुच देखना दोनों में फर्क है। देखना मतलब सिर्फ अस्तित्व के रूप में और एक शारीरिक रूप में जिस चेहरे को हम देखते हैं उसको सिर्फ देखना कहा जाता है। सचमुच देखना मतलब जिस चेहरे को हम देखते हैं उस चेहरे के पीछे छिपे गुण, छिपी विशेषताएं, और उनको हम जानते हैं तो उसको कहा जाता है सचमुच चेहरे को देखना। फिर वो चेहरा मनुष्य का ना होकर किसी पशु पक्षियों का चेहरा भी हो सकता है। यूरोपीय को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है, हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक। मानव को सब पशु एक से दिखते हैं, यह भी एक तरह देखना ही है। यूरोपीय लोग जो होते हैं उनको हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जैसा ही लगता है। वे सोचते हैं यार ये हिंदुस्तानी सब काले काले होते, एक दूसरे पहचानते कैसे हैं। अब हिंदुस्तानी की नजर में हर फिरंगी, हर यूरोपियन एक जैसा ही है। व्हाइट व्हाइट होते हैं और रेड रेड बाल होते हैं, ब्लू ब्लू आइज होते हैं। हमको हर अमेरिकन एक जैसा ही लगता है। हम भी ये सोचते हैं, खास करके जो चाइनीज लोग, सबका चेहरा एक जैसा ही दिखता है। तब हर हिंदुस्तानी यही सोचते ये लोग एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं।
उसी तरह इंसान की नजर में हर जानवर एक जैसा ही है। शायद जानवर की नजर में इंसान भी वैसा ही है। ये भी एक तरह का देखना ही है, इसे भी देखना ही कहेंगे। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर चेहरा स्मरणीय। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हैं। तो लेखक का कहना है, जिसने सचमुच किसी चेहरे को देखा है, मतलब चेहरे की पीछे की विशिष्टता को जो जानता है, उसे पता है कि हर एक चेहरा अद्वितीय है, अल्टीमेट। हर एक चेहरा स्मरणीय है, यादगार, मीन्स मेमोरेबल। और ऐसे चेहरे को हम कभी नहीं भूल सकते। हर चेहरा हमारे यादगार, अगर उस चेहरे को सचमुच हमने देखा हो। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हो। तो कोई भी चेहरा हमारे लिए यादगार और स्मरणीय और अद्वितीय तभी बन जाता है जब हम उस चेहरे के विशिष्ट पहलू को जानते हैं, उसकी विशेषताओं को समझते हैं, तब वो साधारण चेहरा भी हमारे लिए अद्वितीय बन जाएगा। किसने सही कहा है, माना कि भूलना आपकी फितरती सही, माना कि भूलना आपकी फितरती सही, पर हमें भूलना आपकी किस्मत में नहीं। चाहो तो आजमा कर देख लो, खुद को भूल जाओगे, पर हमें। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं सकते, और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो चेहरे कभी याद आते ही। उनमें से एक चेहरा है खिदिनबाओ। मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं तो और अनेक चेहरे सामने आकर उल्हाना देते हैं, क्या हम नहीं, क्या हमें तुम भूल गए हो। इनमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, इतर प्राणियों में बूढ़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं, एक गिलहरी है जो मैंने पाली थी, जो मेरी जेब में रहती थी। लेकिन याद करते हैं, जब किसी खास चेहरे को याद करने की कोशिश करते हैं, तब ढेर सारे चेहरे उनकी आंखों के सामने आकर उल्हाना देते हैं, ढेर सारे चेहरे उनकी आंखों के सामने जमा हो जाते हैं। वे सवाल करते हैं, आप हमें भूल गए, हम आपको याद नहीं है। जो चेहरे इनसे सवाल करते हैं वो चेहरे सिर्फ इंसान के ही नहीं, जानवर के चेहरे भी होते हैं। उन जानवर चेहरों में बूढ़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, तोते भी हैं, और एक गिलहरी भी है, स्क्विरल, जो इनकी जेब में हमेशा रहती थी, छोटी सी, जिसको लेखक ने पाला था। एक मृणाल जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ा था, वो मृणाल भी इन्हें याद है। फॉरेस्ट जैकल जो इनकी गोली से घायल होकर किलोमीटर तक चीखता हुआ भागा था, वो भी इनको याद है, उसका चेहरा भी दिखता है। एक कुत्ता है, और एक कुत्ता है जो लेखक बीमार रहने पर उनके सिहराने बैठकर, उनके बाजू में बैठकर निरंतर आंसू बहाता रहता है। नेक्स्ट, एक टूटी चोंच वाला कौवा परकटी, जो मुल्तान जेल में लेखक का दोस्त बना था। वो परकटी को जब भी बुलाते हैं तब वो आधा उड़ता हुआ, आधा उचकता हुआ लेखक के पास आकर हाजिर हो जाता था। कहां तक गिनाया जाए, पेड़ पौधे के हम चेहरे नहीं मानते। अब ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, कुत्ते हैं, बूढ़े हैं, गिलहरी है, कौवे हैं, तोते हैं, गिनती कहां तक किया जाए।
अक्सर हम पेड़ पौधों को चेहरे नहीं मानते। आप लोग सुने होंगे, कुछ लोग बोलते हैं यार हमारे घर में एक तोता था, मर गया, हम बहुत दुखी हैं। एक कुत्ता पाले थे, बड़ा प्यारा था, मर गया तो हम दुखी हैं। किसी ने ये कभी नहीं कहा होगा हम घर के सामने बड़ा सा पेड़ लगाए थे, वो पेड़ काट दिया गया, हम दुखी हैं। बगीचे में बहुत बड़ा सुंदर पेड़ था, फूल का पेड़ था, जिसको काट दिया गया, हम दुखी हैं। ये कोई कभी कहते नहीं, इसीलिए क्योंकि हम पेड़ पौधों को चेहरे नहीं मानते। वैसे लेखक भी नहीं मानते पेड़ पौधों को, और उनको भी हम चेहरे मान लेते, हो सकता है वो पेड़ पौधे भी सामने आकर खड़े हो जाते कि हमको आपने कैसे काट दिया, हमको आपने कैसे मार दिया। लेकिन लेखक उन पेड़ पौधों को चेहरे नहीं मानते। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियों में वर्णन किया है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम कविता में उन्होंने, जब शकुंतला वन में थे और शकुंतला के दुख में दुखी होकर वनस्पतियां, जंगली पेड़ पौधे, लता सब जब रो रहे थे, उसको वर्णन करते हुए कालिदास ने संस्कृत में लिखा है, अपश्रुता पांडुपन मुंचति अश्रु लता। शकुंतला की स्मृति याददाश्त खो जाने के बाद उनके दुख में दुखी होकर जंगल के पेड़ पौधे लताओं के साथ भी रो रहे थे। शायद कालिदास पेड़ पौधों के भी चेहरा मानते थे और पेड़ पौधों के आंसू शायद कालिदास को दिखते थे। लेकिन लेखक अपने आप को आम आदमी कहते हैं। लेखक भी बोलते हैं मैं भी आप जैसे ही हूं, मुझे पेड़ पौधे चेहरे नहीं लगते, मैं भी पेड़ पौधों को चेहरा नहीं मानता हूं, तो मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है। लेकिन चेहरों का मेरे पास यशस संग्रह है, सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय। अगर एक चुनता हूं तो किसी असाधारण के लिए नहीं चुनता हूं, एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा। लेखक कहते हैं आप जैसे मैं भी पेड़ पौधों को चेहरा नहीं मानता, लेकिन चेहरों का कलेक्शन, संग्रह बहुत मेरे पास है। वो इसीलिए नहीं क्योंकि असाधारण है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कोई अद्वितीय है, अल्टीमेट है, यूनिक है। वो सब साधारण चेहरे ही है। उन चेहरों में से एक चेहरा चुनता हूं मैं अपनी कहानी के लिए। वो इसलिए नहीं कि वो चेहरा कोई असाधारण व्यक्तित्व का अधिकारी हो या कोई अलौकिक शक्ति हो, नहीं, एक साधारण चेहरा जो अपनी कहानी के लेखक चुनते हैं। क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूं, असाधारण ही स्मरणीय नहीं है, हर गुदरी में लाल है, जरा उसे लौटकर झांकने का कष्ट तो करो। लेखक यही समझाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ असाधारण चेहरा ही विशेष नहीं है, हर साधारण चेहरे के पीछे एक असाधारण व्यक्तित्व है, हर गुदरी में लाल है, जरा पलटकर उसे देखने का कष्ट तो करो। मतलब हर आदमी में कोई ना कोई विशेषता है। जब तक हम उस विशेषता को नहीं जानते तब तक वो आदमी हमारे लिए एक साधारण मनुष्य है। जब हम उस विशेषता को समझ जाएंगे, जान लेंगे, तब वो साधारण आदमी हमारे लिए स्पेशल पर्सन बन जाएगा। कंडीशन सिर्फ यही है, उसके अंदर जो खूबी है, उस खूबी को अगर हम जान ले तब वो आदमी हमारे लिए खास बन जाएगा। तो वो एक चेहरा, खिदिन बाबू का चेहरा ना सुंदर था, ना असाधारण, ना वो बड़े आदमी ही थे, साधारण पढ़े लिखे साधारण क्लर्क। जिस चेहरे को इन्होंने अपनी कहानी के लिए चुना था वो एक साधारण चेहरा था, एक साधारण व्यक्ति, साधारण पढ़े लिखे, एक साधारण क्लर्क, खितिन दा, बंगाली बाबू मोशार। उस चेहरे को उन्होंने अपनी कहानी के लिए चुना था।
मैंने पहले पहल उन्हें देखा तो कोई देखने की बात उनमें नहीं थी। इतना ही कि औरों से कुछ कम उनके पास देखने के लायक था। जब पहली मुलाकात हुई लेखक से, तब खिचिंदा में ऐसी कोई खास बात थी ही नहीं जो उनको देखा जाए, बल्कि दूसरों से कुछ कमियां थी खिचिन बाबू में। फिर ये लेखक के लिए खास क्यों बने? लेखक अपनी कहानी में इनको ज्यादा महत्व क्यों दी, वे आगे देखते हैं। चेचक दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी और एक बांह भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी। काने को अपशकुन तो मानते ही है, अति चतुर भी मानते हैं। तो खिचिंदा के पास कमियां ही कमी थी। चेचक रोग के कारण, चिकन पॉक्स के कारण उनका चेहरा चेचक के दागों से पूरा भरा हुआ था। वो चेचक के दागों से भरा हुआ बदसूरत चेहरे से एक आंख पहले से गायब थी। शरीर में एक बांह नहीं थी, एक हाथ। कोट का जो हाथ लटका हुआ रहता था उसे आस्तीन पिन के साथ जोड़कर रखा जाता था। बड़े बदसूरत थे वो। अक्सर ये माना जाता है काने लोग बड़े चतुर होते हैं, अपशकुन भी होते हैं, पनौती। लेकिन ये भी माना जाता है काने लोग बड़े चतुर भी होते हैं। काने में चतुर से एक महाभारत का शकुनी, दूसरा राक्षसों का गुरु शंकराचार्य। ये दोनों की एक आंख थी और ये दोनों बड़े चतुर भी माने जाते हैं। इसलिए बाद में औरों से उनके बारे में पूछा तो मालूम हुआ आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही थी, बांह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी। उनके हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की सभी प्रशंसा करते थे। तो लेखक को थोड़ा एक्साइट हुआ है इस इंसान के बारे में जानने की, जिसकी एक आंख नहीं, एक बांह नहीं, फिर भी मुस्कुराता है। जब दूसरों को पूछा उनके बारे में तो पता चला कि बचपन में तो चेचक हो गया था, जिसके कारण आंख नष्ट हो गई थी। पेट से गिर गए थे बचपन में, तो एक बांह टूट गई। बाद में सेप्टिक होने के कारण उस बांह को काट देनी पड़ी। लेकिन खिचिन बाबू में एक विशेषता थी। सब लोग उनके हंसमुख चेहरे का बड़ा प्रशंसा करते थे। मतलब स्माइली फेस, एक आंख नहीं, एक बांह नहीं और चेहरा बदसूरत, लेकिन इनके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाती थी। और उस बात को लोग बेहद पसंद करते थे। इतनी कमी होने के बाद भी आदमी बिंदास होकर रहता है। कहते हैं खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी। खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी। हंस देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। शायद खिचिंदा भी कुछ ऐसे इंसान थे, अपने दर्द को दिल में छुपाकर चेहरे पर मुस्कान लेकर आते थे और लोग उनके इस गुण को बेहद पसंद करते थे। मेरी उनसे भेंट अचानक मित्र के घर हो गई थी। मैं दौरे पर जाने वाला था, इसलिए दोस्तों से मिल रहा था। 2-3 महीने घूम घाम कर फिर आया, लेकिन खिचिन बाबू के दर्शन कई 6 महीने बाद उन्हीं मित्र के यहां हुए। अब की बात उनकी एक टांग भी नहीं थी। रेलगाड़ी की दुर्घटना में टांग कट जाने से वे अस्पताल में पड़े रहे थे। वहां से वैसाखियों का उपयोग सीख कर बाहर निकले थे। लेकर अपने एक मित्र के यहां खिचिंदा से मिले थे। वे कहीं बाहर दौरे पर जाने वाले थे, टूर पर जाने वाले थे, इसलिए सभी दोस्तों से मिल रहे थे। तो वहां भी खिचिंदा से इनकी मुलाकात हुई। लेखक 3-4 महीने बाहर घूम घाम कर आए, लेकिन खिचिंदा से उनकी मुलाकात कई 6 महीने के बाद हुई।
और उन्हीं मित्र गया। अफसोस की बात यह थी, अब की बार उनकी एक टांग भी गायब थी। एक आंख नहीं, एक बांह पहले से ही कट चुकी है, अब एक टांग भी कट चुकी है। पता चला रेलवे दुर्घटना में, ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी एक टांग चली गई। जनाब अस्पताल में भर्ती हुए और वहां से वैसा कि उनका सहारा सीखकर बाहर आए। मतलब जो लकड़ी के आधार पर चलते हैं लोग, उसका सहारा सीखकर अस्पताल से बाहर निकले थे खितिन बाबू। उनके लिए घटना पुरानी हो गई थी, मेरे लिए तो नई सूचना थी। मैं सहानुभूति प्रकट करना चाहता था, पर झिझक भी रहा था, क्योंकि किसी को असमर्थता की ओर इशारा भी उसे असामंजस्य में डाल देता है कि उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ाकर पुकारा, आइए आइए, आपको अपने नए आविष्कार की बात बतानी है। लेकिन जब खितिंदा को इस हालत में देखे कि एक आंख नहीं थी, एक बांह नहीं था, एक टांग भी चली गई, बहुत अफसोस हुआ। अब ये बात लेखक के लिए भले ही नहीं थी ये सूचना, लेकिन खितिंदा के लिए तो पुरानी हो चुकी थी। लेखक अफसोस जताना चाहते थे, लेकिन फिर ये सोचे अगर इस बात पर अफसोस जताएं कि शायद खितिंदा जी को बुरा लगे, ये बात उनको असमंजस में डाल दे, उनको अपवार लगे, इसलिए जनाब लेखक कुछ बोले नहीं। इससे पहले कि लेखक कुछ बोले, खितिंदा खुद हाथ बढ़ाकर, एक हाथ जो था, एक हाथ बढ़ाकर खितिंदा को बुलाते हुए बोले, आइए आइए, लेखक को बोले, आइए आइए, आपको मैंने एक नए आविष्कार की बात आपसे बतानी है। जनाब ने घर में बैठे बैठे कुछ ऐसी बातें आविष्कार की थी जिसके बारे में लेखक को बताना चाहते थे। वो आविष्कार ये थी कि खितिंदा कि जो जो अंग कट जाते थे वे उस पर विचार करते थे कि अंग होने से क्या फायदा, उस अंग के ना होने से क्या फायदा, फिर इसके ऊपर एक थीसिस लिखते थे। वही वो अब लेखक को सुनाना चाहते हैं। उनसे हाथ मिलाते हुए समझ में आया कि एक अवयव के चले जाने से दूसरे की शक्ति कैसे दुगनी हो जाती है, वैसे जोर की पकड़ जीवन में एक आध बार ही किसी हाथ से पाई होगी। मैं बैठ ही रहा था कि वे बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। तो लेखक को बुलाते हुए जब खितिंदा उनसे एक हाथ मिलाए, तब लेखक को यह एहसास हुआ, जब आदमी के कुछ अंग कट जाते हैं तो शेष अंग बड़े ताकतवर बन जाते हैं। और यह बात लेखक को तभी पता चला जब खितिंदा उनसे हैंडशेक की। ऐसा लग रहा था सारे अंगों की ताकत समेटकर उस हाथ में आ गई हो। तब खितिंदा लेखक से कहते हैं, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। तो जनाब देखा आपने खाली पीली आदमी कितना भारी बोझ दिन रात उठाता फिरता है। अब आप देखिए, मैंने टंसिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। टंसिल मैंने जब कटवा दिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कटवा दिए टंसिल, मालूम नहीं हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया। जब अपेंडिक्स मैंने कटवा दी, कुछ नहीं गया, बस उसका दर्द चला गया और मेरा शरीर हल्का हो गया। भगवान उधरदानी है ना, भगवान कुछ ज्यादा ही महादानी है, बस छप्पड़ फाड़ के सब कुछ दे देता है ना। सब कुछ फालतू देते हैं, 2 हाथ 2 कान 2 आंखें। कहते यार, जब एक हाथ से काम चलता है, एक टांग से काम चलता है, एक आंख से काम चलता है, भगवान 2-2 क्यों दिया स्टेपिन जैसे? कुछ ज्यादा ही महान है भगवान, ऐसे 2-2 आंख 2-2 कान 2-2 हाथ दे दिए। अब देखिए मेरे पास है ना, अब तो एक है, एक ही आंख है, एक ही बांह है, एक ही टांग है, फिर भी
स्वाद लेने के साधन की कमी मालूम हुई है आपको? इतनी कमी होने के बावजूद आपको मनोरंजन देने में कोई कसर मैंने छोड़ा है? आपको मेरे अंदर कोई कमी कभी मालूम हुई? कहीं मैं दुखी होकर था? पहले भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा हूं, आगे भी मुस्कुराऊंगा। ये वो इंसान थे जो अपनी कमियों पर अफसोस करने की जगह अपनी कमियों पर ही गर्व महसूस करते हैं और मुस्कुराते ही हैं। मैं अवाक उन्हें देखता रहा, पर उनकी हंसी सच्ची हंसी थी और उनकी आंखों में जीवन का जो आनंद चमक रहा था उसमें कहीं अधूरेपन की पंगुता की छाई नहीं थी। लेखक आश्चर्य से खितिंदा की ओर देख रहे थे। ये आदमी है कि क्या? एक आंख नहीं, एक बांह नहीं, एक टांग नहीं, फिर भी मुस्कुराता है, फिर भी खुश रहता है और कहता है कि आपको मनोरंजन लेने में कोई कमी तो मालूम नहीं हुई। लेकिन लेखक जब उनको गौर से देखे, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर पंगुता की झाई तक, मतलब पैरालाइज्ड, हैंडीकैप के चिन्ह तक दिखाई नहीं दी लेखक को। उन्होंने शरीर के अवयवों के बारे में अपनी एक अद्भुत थ्योरी भी मुझे बताई थी। जो शरीर के जो ऑर्गन्स, उसके बारे में उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी और थ्योरी भी लेखक को उन्होंने सुनाया था। अब ये ठीक से याद नहीं कि वो इसी दूसरी भेंट में या और किसी बार, लेकिन थ्योरी मुझे याद है, उनका पूरा जीवन उसका प्रमाण रहा। 3 किस्सों में, 3 एपिसोड में खितिंदा लेखक को थ्योरी सुनाए थे। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान होने से क्या फायदा, ना होने से क्या फायदा, वो 3 किस्सों में सुनाए थे लेखक को। तीसरी बार मैंने देखा तो वे दूसरी बाह भी खो चुके थे। उसी दोस्त के यहां तीसरी मुलाकात जब हुई तब खितिंदा की दूसरी बाह भी चली गई थी। पता चला कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए थे, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी से कुछ ऊपर बाह काट दी गई। पता चला जनाब एक टांगी तो है, रिक्शे से उतरते समय नीचे गिर पड़े। जो दूसरी बाह थी कोहनी के पास चोट लग गई, जिसके कारण कोहनी से थोड़ा ऊपर का हिस्से का जो हाथ उसको काट देनी पड़ी, बाह काट देनी पड़ी। बच्ची कुछ थोड़ी सी बाह अब बच गई है। इस बार भी भेंट तो उन्हीं मित्र के यहां हुई, मगर उनकी बैठक में नहीं, उनके रसोई घर में। इस बार मुलाकात उनके ड्राइंग रूम में नहीं हुई, इस बार मुलाकात उनके किचन रूम में हुई। वहां खितिंदा बैठे हुए, मित्र पत्नी भोजन बना रही थी और खितिन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए बताते जा रहे थे कि कौन सा व्यंजन कैसा बनेगा। जब किचन में लेखक गए तब खितिन बाबू मूढ़े पर एक स्टूल जैसे चीज पर बैठे हुए हैं और उनकी दोस्त की जो पत्नी बीवी वो खाना बना रहे थे। खितिंदा डायरेक्शन दे रहे थे कौन सा आइटम कैसे बनेगा। जनाब खाने के बड़े शौकीन हैं और खिलाने के शौकीन भी तो उससे भी ज्यादा है। वे खाने के शौकीन तो थे ही, खिलाने के शौक उन्हें और भी अधिक था और पाक विद्या के आचार्य थे। पाक विद्या मतलब कुकिंग सिस्टम के वे गुरु थे, आचार्य थे। खाने के बड़े शौकीन तो थे ही, खिलाने के भी बहुत बड़े शौकीन रहे। इसलिए बैठ के मित्र पत्नी को ये बता रहे थे कि कौन सा आइटम कैसे बनाने से अच्छा लगेगा। मेरे मित्र ने उनको दावत दी थी। दावत का उपलक्ष्य बताया नहीं गया था, लेकिन इस बार कई दिन तक उनकी स्थिति संकटापन्न रही थी। खितिंदा भी इस बात को समझ गए थे। तभी उन्होंने कहा, दावत रही और तुम्हारी यहां ही रही, पर दूंगा मैं और सब कुछ मैं ही बनाऊंगा।
लेखक के मित्र खितिंदा को दावत दिए थे अपने घर में। अब दावत का उपलक्ष्य मतलब उद्देश्य क्या था तो पता नहीं, लेकिन इस बार खितिंदा बहुत संकट में रहे और फिर भी जिंदा वापस आ गए। हो सकता है शायद उसी खुशी में लेखक के मित्र दावत दे रहे हैं। खितिंदा भी इस बात को समझ गए थे और लेखक के मित्र से बोले, यार दावत रही और तुम्हारे घर में ही रही, लेकिन दूंगा मैं, सब कुछ मैं अपनी देखरेख में ही बनवाऊंगा। फिर खितिंदा मित्र से ये खुलासा करते हैं कि वे रसोई घर में बैठकर सब कुछ अपने देखरेख में बनवाएंगे। और बनाएगी कौन? मित्र पत्नी, दोस्त की बीवी बनाएंगी और खितिंदा अपने देखरेख में सारे आइटम्स बनवाएंगे। मित्र इस शर्त पर तुरंत मान गए थे और इस मानने के पीछे भी एक कारण है। वो क्या है? खितिंदा का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। मतलब खितिंदा एक आंख, दो बांह, एक टांग ना रहने के बावजूद ऐसे उत्साह दिखाते थे कि उनका उत्साह देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हो जाते थे। इसलिए मित्र जो है वे उनकी कंडीशन पर मान चुके थे। कहते हैं ना, इस जिंदगी की अजीब सी कहानी है, इस जिंदगी की अजीब सी कहानी है, जिसे चाहा वही बेगानी है। हंस देते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दुनिया भी डूब जाए, आंखों में इतना पानी है। ये तो शुक्र कीजिए कि हम रोते नहीं। और खितिंदा एक ऐसे उत्साही मनुष्य थे जिनका उत्साह देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हो जाते थे। मैं भी एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैं गुरुपत्नी से पूछा, क्या बना रही है? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूं, बना तो खितिंदा है। तो लेखक को भी इनविटेशन मिला था, वे भी जाकर बैठ गए किचन रूम में। तब उनकी मित्र पत्नी, दोस्त की बीवी खाना बना रही थी। तो इन्होंने पूछा, भाभी जी अब क्या बना रही है? तो भाभी जी बोले, मैं कहा क्या बना रही हूं, बना तो खितिंदा रहे हैं, मैं थोड़ी बना रही हूं, अब खुद खितिंदा ही बना रहे हैं। इस पर खितिंदा बोले, हाँ मेरा छुआ हुआ आप खा तो लोगे ना। जब भाभी जी बोले कि खितिंदा बना रहे हैं, खितिंदा मुस्कुराते बोला, हाँ जनाब मैं ही बना रहा हूं, अब मेरा हाथ का छुआ तो खा लोगे ना। अजीब बात है, जिस आदमी के दोनों हाथ ही नहीं, अब वो खाना बना रहा है। ये भी इसी बात पर मुस्कुराते बोले, हाँ जनाब हम ही बना रहे हैं, मेरे हाथ का बना हुआ खा तो लोगे ना। और ठाका लगाकर हंस दिए। उनका छुआ हुआ दिन के दोनों हाथ मजा आ रहा है। अजीब बात है, जिस आदमी के दोनों हाथ ही नहीं, अब उनका हाथ का छुआ हुआ खाना हम खाएंगे। फिर बोले, आपने भोजन विलासी और सैया विलासी कहानी सुनी है? खितिंदा बोले, जनाब आप एक कहानी सुने हो, भोजन विलासी और सैया विलासी? लेखक ने नहीं सुना था। तो खितिंदा सुनाने लगे, इस बात को साबित करने के लिए कि बिना हाथ अगर हम खाना बना सकते, ये बात अगर सच है, जो भौजाई बोली खितिंदा बना रहे हैं, तो ये कहानी भी सच है। वे सुनाए, भोजन विलासी और सैया विलासी। सुनिए, एक शहर में दो युवक थे। एक थे भोजन विलासी जिन्हें खाने का शौक था, और एक सैया विलासी जिन्हें सोने का शौक था। दोनों राजा के पास नौकरी के लिए जाते हैं। पहले भोजन विलासी की परीक्षा होती है, और परीक्षा करने के लिए भोजन विलासी का काम यह है कि वो खाना देखकर बताएगा कि वो खाना राजा के लिए खाने का योग्य है या नहीं। तो परीक्षा के लिए भोजन विलासी के सामने उस दिन का खाना किचन से बनकर
फ्रेश खाना उसके सामने लाया गया। थाली पास आते ना आते वो भोजन में नाक बंद कर दिया, ऐसे बदबू आ रही है, बू आ रही है इस खाने से, हटाओ इसको। अब यार अजीब बात है, राजा के लिए खाना बन रहा है, वो भी किचन से फ्रेश खाना आया है, उसको बदबू कहां से आ गई? सड़े हुए मुर्दे की बदबू। लेकिन अगर बोला है तो कुछ तो बात है। जांच की गई, पता चला जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल बनता है, उस खेत के किनारे एक पेड़ के ऊपर एक मरा हुआ पक्षी टंगा हुआ था। उसकी बदबू इसको खाने से आ गई भोजन विलासी को। वाहवाही मिली, उसको नौकरी मिल गई। खेत के ऊपर मरा हुआ पक्षी की ये बब्बू उसको खाने के घर में पता चल गया। अब रहा सैया बिलासी। अब सैया बिलासी क्या करेगा? ये बताएगा जो राजा जिस बिछोने के ऊपर सोते हैं वो बिछोना राजा के सोने का योग्य है या नहीं। सैया बिलासी को शयन कक्ष में ले जाया गया। सैया बिलासी उस बिस्तर पर बैठा ही था कि फिर अपना कमर पकड़ के खड़ा हो गया। भलाई किसने क्या बिछाया यहां? मेरे पीठ पर तो बल पड़ गए, मतलब पता नहीं इसने क्या मेरे पीठ में चुभ गया। सारे राज कर्मचारी देखे, मखमल की गद्दी, इसके ऊपर ऐसी कोई चीज थी नहीं कि जो इसको चुभ जाए। सारे गद्दे वद्दे उठाए गए कि क्या चुभ गया इसको पीठ में। हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा था जो ऊपर की गद्दे में इसके पीठ में चुभ गया। वेरी सेंसिटिव स्किन, नीचे गद्दे के नीचे पड़ा हुआ बाल इसको ऊपर गद्दे के ऊपर इसको पीठ में चुभ गया। अब सैया बिलासी को भी नौकरी मिल गई। बोले यार वो जमाना ही कुछ और थे, वो वक्त ही कुछ और था। इस प्रकार सैया बिलासी की भी नौकरी लग गई। कहानी सुनाकर खिदिन बाबू बोले वो भी क्या जमाने थे। मित्रपत ने कहा आप उन दिनों होते तो क्या बात होती ना। तो खिदिंदा से मित्रपत्नी बोले कि खिदिंदा जी आप अगर उन दिनों होते तो क्या बात होती। खिदिंदा मुस्कुरा दिए। खिदिंदा ने कहा और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को 2 नौकर थोड़ी रखने पड़ते। अब सैया बिलासी की नौकरी मैं ही कर लेता और भोजन बिलास की नौकरी मैं ही कर लेता। मित्रपत ने मेरी और उन्मुख होकर कहा खिदिन बाबू गाते ही बहुत अच्छे सुंदर है। फिर मित्रपत्नी लेखक की ओर देखकर बोली आपको पता है इनके पास और एक खूबी है, ये गाते भी बहुत अच्छे हैं। खिदिंदा फिर हंसे बोले हाँ हाँ, संगीत विलासी की नौकरी भी मैं ही कर देता ना, भोजन विलासी की नौकरी मैं ही कर देता, संगीत विलासी की नौकरी मैं ही कर देता, सैया विलासी की नौकरी मैं ही कर देता। भाभी जी तीनों नौकरी मैं अकेला ही कर देता अगर होता तो उस जमाने में। कहते मुस्कुरा दिए। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं, फिर भी उस भोजन की स्वाद अभी बनी। तो 4 बजे भोजन तैयार हो गया। 4-5 लोग मिलकर खाए। वैसे लेखक खाने के इतने शौकीन तो थे नहीं, उनको जो भी होगा खाना चलेगा, लेकिन उस दिन के खाने का स्वाद आज भी लेखक को याद है। इसका कारण यही है कि जिनके साथ लेखक खाए वो शख्स खास था, वो पल खास था, वो लम्हा खास था, इसलिए आज वो याद बनी हुई है। कहते हैं ना, दर्द जरूरी है बेखुदी के लिए, दर्द जरूरी है बेखुदी के लिए, मौत जरूरी है जिंदगी के लिए। कौन मरता है यहां किसी के लिए, हम जीते हैं आप जैसे मित्र के लिए। वो मित्र जिसके साथ लेखक खाए थे, जो आज इस दुनिया में ही नहीं है, वो शख्स खास था, वो पल, वो लम्हा, सब कुछ खास थे। इसलिए लेखक को खाने का शौक ना होने के बावजूद वो पल आज भी याद है। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही, पर
उसके बाद मैंने खितिनबाऊ को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद। एक बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। एक आंख गायब, दो बाहें कट चुकी थी, एक टांग कट चुकी थी, अब दूसरी टांग भी कट चुकी है। जब तीसरी मुलाकात हुई, एक लंबे समय के बाद जब खितिंदा से मिले तो उनकी दूसरी टांग भी कट चुकी थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांग नहीं, एक आंख नहीं। टंसिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसा वे स्वयं कहते कि रूंगे में चढ़ा दी जा सकती है। एक आंख नहीं, दो बाह नहीं, दो टांग नहीं, टंसिल, अपेंडिक्स तो पहले से ही निकाल दिए थे। मानो ऐसा लगता है जैसे स्वयं बोल रहे हो मुझे रूंगी पर चढ़ा दो, जैसे किसी पिलर के ऊपर मूर्ति को बिठा दिया जाता है, वैसे मुझे भी शायद बिठा दो किसी मूड़े के ऊपर। केवल एक स्थाणु बैठक में गद्देदार मूड़े पर बैठा था। वो एक मूर्ति, स्थाणु मूर्ति के समान एक गद्देदार मूड़े के ऊपर बैठे हुए थे खितिंदा। घर तक वे विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वो कुर्सी कमरे में ले जाने से उन्हें आपत्ति थी। घर तक वो एक व्हील कुर्सी में आए, लेकिन घर के अंदर उस कुर्सी के ऊपर बैठकर जाना वो नहीं चाहते थे, क्योंकि अपाहिज हुई कुर्सी थी और खितिंदा स्वयं को अपाहिज नहीं मानते थे, हैंडीकैप्ड नहीं मानते थे। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था और यहां वे सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी स्वप्नाविष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर, मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए हों, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया। जब वो कुर्सी पर बैठकर अंदर जाना पसंद नहीं किए, उनको उठाकर लाकर मूड़े पर बिठा दिया गया और वो बड़े नॉर्मल होकर वहां बैठे हुए थे उस गद्देदार मूड़े के ऊपर। उनको किसी प्रकार का अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तब उनको देखकर लेखक को ऐसा लगा कि कोई स्वप्नाविष्ट मूर्तिकार पत्थर का सिर और कंधा बना दिया था और बाकी अंग अछूता छोड़ दिया हो। खितिंदा को देखकर ऐसा लगता था, जिनकी एक आंख नहीं थी, दो बाह नहीं थी, दो टांग नहीं थी, एक मूड़ेदार गद्देदार मूड़े को बिठा दिया गया था उस मूर्ति को। मैं जाकर चुपके से एक तरफ बैठ गया। वे कुछ बात कर रहे थे। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहसें याद आ गई। आत्मा है तो सारे शरीर में है, शरीर में व्याप्त है या किसी एक अंग में रहती है। अगर सारे शरीर में तो अंग कट जाने पर क्या आत्मा भी उतनी ही कट जाती है? अगर एक अंग में हो तो अंग कट जाने पर क्या होता है? खितिंदा को लेकर देखे तब बचपन में की गई एक आर्गुमेंट आत्मा के बारे में नहीं याद आ गई। कहते यार, आत्मा पूरे शरीर में होती है या किसी एक अंग में होती है? अगर पूरे शरीर में होती है तो जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो आत्मा का उतना हिस्सा क्या कट जाती है? अगर नहीं कटती तो फिर क्या होती है? अगर एक अंग में ही आत्मा रहती है तब वो अंग कट जाता है, तब आत्मा क्या होती है? इससे कंक्लूजन में पहुंच लेखक। अपनी थ्योरी याद आ गई जिसमें इस पहले को हल कर दिया गया था कि जब कोई अंग कटता तो उसमें से आत्मा निकलकर बाकी शरीर में आ जाती है, पंगु नहीं होती। इस आर्गुमेंट से लेखक एक कंक्लूजन पर पहुंचे। जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उसके हिस्से की जो आत्मा है वो पंगु नहीं होती, बल्कि वो आत्मा उस अंग से निकलकर बाकी अंगों में आके सिमट जाती है, लेकिन वो आत्मा पंगु नहीं होती। अब ये थ्योरी कहां तक मान्य है, इस बहस में तो वैज्ञानिक पढ़े। लेखक बोले यार, मेरी ये थ्योरी कहां तक मान्य है, ग्रहण योग्य है, सच है, इसके ऊपर हम तो बहस नहीं कर सकते। साइंटिस्ट बहस कर सकते, हम तो लेखक हैं, बस सोच ले तो सोच लिए। अब बहस करना तो वैज्ञानिक करेंगे, हम तो नहीं करते।
लेकिन पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। लेकिन जब लेखक खितिंदा को देखते थे, उनके चेहरे पर मुस्कान को जब वो देखते थे, तब उनको लगता था कि ये बात 100% सच ही है कि शायद आत्मा पूरी तरह मिटती नहीं है। जब कोई अंग कटता है, उससे आकर आत्मा दूसरे अंगों में सिमट जाती है। उनके वरन शरीर के अवयव जितने कम होते रहते थे, उसमें से आत्मा, उनकी आत्मा की कांति मानो उतनी बढ़ती जाती थी, मानो व्यर्थांगों से सिमट सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पूंजित होती जाती थी। खितिंदा को देखकर ऐसा लगता था कि सचमुच उनकी आत्मा मिटती नहीं थी। उनके शरीर से सारे कटे हुए अंगों से आत्मा सिमट सिमट कर शरीर के किसी एक अंग पर आकर घनी और पूंजित हो जाती थी, जमा हो जाती थी आत्मा। वो आत्मा कभी उनके शरीर से पूरी तरह निकलती नहीं थी। जितने अंग कम होते थे, वो सारे अंगों की आत्मा आकर एक ही जगह सिमट जाती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि वो अंग कौन सा है? सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आंख में प्रेतात्माओं से भरे हुए विशाल शून्य से निष्कम दिखते हुए एक आकाश दीप के समान, जिस तरह कार्तिक महीने में आकाश दीप रात के अंधेरे में भूत प्रेतों के घेरे में जैसे निष्कम होकर जलता रहता है, उसी तरह खितिंदा की आत्मा सारे कटे हुए अंगों से सिमटकर उनकी एक आंखों में सिमट गई है और वहां चमक भी रही है। किसी ने सही कहा है, जीना चाहता हूं जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहता हूं मौत पास नहीं आती। जीना चाहता हूं जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहता हूं मौत पास नहीं आती। बेखुदी की जिंदगी जी रहे हम, जालिमी जिंदगी हमें तड़पाने से कभी बात नहीं आती। और कितना तड़पाएगी तू? जिंदगी जितनी तड़पाएगी खितिंदा उतना ही मुस्कुराएगी। और ऐसा लगता है जैसे कि उनकी आत्मा की कांति यानी कि चमक उनकी आंखों में से झलक रही थी, वो भी एक ही आंख से। तभी खितिन बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले छिलाम बेटे थकते ऐसी कुछ लागे ना। तो लेखक बैठ के आत्मा में सोच रहे हैं। अचानक खितिंदा की नजर लेखक पर पड़ी। बोले बाबू मोशाय, बोले छिलाम बेटे थकते न कुछ लागे ना। जनाब अब जिंदा रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए मेरे यहाँ एक आंख नहीं है, दो बांह नहीं, दो टांग नहीं, फिर भी हम जिंदा हैं। इसलिए वो बोले कि बेचे थाकते ऐसी कुछ लगे ना, जिंदा रहने के लिए ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने खितिन बाबू को नहीं देखा और इसके बाद लेखक खितिंदा को और नहीं देखे। वो आखिरी मुलाकात थी। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, इन कहानी को पूरा करने के लिए और एक बार उनसे मुलाकात करना चाहिए था। पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा हूं। लेकिन लेखक के हिसाब से ये कहानी नहीं थी, ये सच्ची बात है। वो इंसान की बात है जो इंसान लाखों कमियां होने के बावजूद जीता है, जीने का हौसला रखता है और मुस्कुराता भी। तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा, लेकिन सुनने वाले
की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला ना होने से जीवन का नाटक बंद नहीं हो जाता। भले सुनने वाले हो या ना हो, लेखक उनको देखे या ना देखे, सुनने वाले ना हो से जीवन की कहानी रुकती नहीं, देखने वाले कमी से जीवन का नाटक कभी रुकता नहीं। ये चलता रहता है, चाहे कोई सुनने वाला हो या ना हो, देखने वाला हो या ना हो। मैंने भी सुनकर ही जाना, खितिन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर ही पूरी हुई। अब ये डाउट है कि एक आंख कट चली गई, दो बांह चली गई, दो टांग चला, आखिर हुआ क्या? लेखक तो मिले नहीं। लेखक को एक्साइटेड था, ये आदमी हुआ क्या, इसके साथ क्या हुआ? तो दूसरों से जब पूछे तब पता चला इनके जीवन की कहानी भी उस चरम उत्कर्ष पर, मतलब सिचुएशन पॉइंट पर पहुंचकर ही खत्म हुई, जिसका अंदाजा पाठकों को है। कैसे? टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। एक दिन व्हील कुर्सी में बिठाकर टहलने के लिए ले जाया जा रहा था। अचानक एक मोटर ठेले से उनकी कुर्सी टकरा गई। ये मोटर के पहिए के नीचे आ गया। जो बची कुची बांह थी उसके ऊपर मोटर का पहिया चला गया। जब पहिया चलेगा, उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाहों का जो ठूंठ बचा हुआ था उसे भी चूर करता हुआ वे अस्पताल में ले जाए गए और बाह अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। उसको मेडिकल में फिर से भर्ती किया गया और जो बच्ची कुची बाहों को काट दी गई, फिर बैंडेज बांध दिया गया कंधे को। खिदिन बाबू बेहोश पड़े थे। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा कि कंधे है या नहीं। जब उनको होश आया तब कंधे की ओर देखे, बैंडेज पड़ा है, तो पूछे यार एक कंधा है या नहीं। बोला जाना के लो एटा चढ़ाओ चले। तो पता चल गया यार, बिना बहाव के आदमी जिंदा रह सकता है, हमें जीवित है। और दो बाह चलेगी छी तो टांग चलेगी छी, एक हमारा आत्मा अच्छी है ना, एटा हमी जाने के लो एटा चढ़ो तो चले। ये बाह चला जाए चली जाए, टांग चली जाए, सब कुछ चली जाए, लेकिन हम जिंदा हैं। आज पता चला कि बिना बाह में आदमी जिंदा रहता है, कंधा बंधा है या नहीं। लेकिन जो आदमी कहता था एटा छड़ाओ चले सेटा छड़ाओ चले, अब की बार वो चलना ज्यादा देर हुआ नहीं। पूरे शरीर में जहर फैल गया और सुबह सुबह इनकी मृत्यु हो गई। खिदिंदा वो इंसान थे जो मर गए, लेकिन उसको पता भी नहीं कि वो मर चुके हैं। एटा छड़ाओ चले सेटा छड़ाओ चले, एटा चलबे सेटा चलबे करते करते वो आदमी अपनी जिंदगी खो चुका है, लेकिन उसे पता तक नहीं चला कि वो मर चुका है। खिदिन बाबू एक साधारण दुर्घटना, मृत्यु हो गई। आप लेखक को याद नहीं आ रहा, एक नॉर्मल चेहरा, एक नॉर्मल आदमी, एक एक्सीडेंट, किस्सा खत्म, वो मर चुके। लेकिन लेखक को नहीं लगता था कि वो आदमी मर चुका है। अभी उन्हें देख सकता हूं। कभी लगता है कि जिसे देखता हूं वो केवल अंगहीन ही नहीं है, मानो अशरीरी ही है, केवल एक दिखती अंगों से क्या। अब लेखक को ऐसा लगता है जिसको भी देखते हैं वो सिर्फ अंग ही नहीं है, अशरीरी जैसा लगता है। अरे यार
द्वितीय अंगों से क्या, चमकीले शरीर के अंगों से क्या होता है, अवयवों से क्या, जाना गेलो ऐटा छड़ाओ चले। वो आखिरी बात खितिंदा बाबू मुशायर का, जाना गेलो ऐटा छड़ाओ चले। इस सब के बिना काम चल सकता है, पैर ना हो तो भी काम चल सकता है, हाथ ना हो तो भी काम चल सकता है, आंख ना हो तो भी काम चल सकता है, जान तक चली गई फिर भी वो आदमी कहता रहा जाना गेलो ऐटा छड़ाओ चले। केवल दीप्ति, केवल संकल्प शक्ति, जीने के लिए एक जोश और संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन सिर्फ चाहिए आदमी को जिंदा रहने के लिए। आदमी उम्मीद के सहारे ही जिंदा रहता है। जीने की उम्मीद जब तक है तब तक आदमी जिंदा है। वो उम्मीद ही उसकी यादें हैं, वो उम्मीद ही उसकी ताकत है। कह रहे हैं, किसी ने सही कहा है, सांस लेने से तेरी याद आती है, सांस ना लेने से मेरी जान जाती है। सांस लेने से तेरी याद आती है, सांस ना लेने से मेरी जान जाती है। कैसे कहें, कैसे जिंदा है हम, जिंदगी तेरी याद। दिक्कत तो ये है कि तेरी याद भी हर सांस के बाद ही आती है। अब सांस रहे या ना रहे, जान रहे या ना रहे, इंसान दुनिया में तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे याद करने वाले इस दुनिया में जिंदा हैं। आज लेखक की नजर में खितिंदा मरे नहीं, आज भी जिंदा है, वे आज भी बात करते हैं। निसंदेह जीवन के एक स्तर पर हम जो रोटी कपड़ा मकान के लिए रोते हैं दिन रात, लेखक ये मानना है जिंदगी एक स्तर पर चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन यही जिंदगी नहीं है। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान इंसान को जिंदा नहीं रखते हैं। जिंदा रहने के लिए उम्मीद चाहिए, सपने चाहिए, मुस्कान चाहिए, धड़कन चाहिए, सब कुछ चाहिए। स्तर पर सब निहायत जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है। वो है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। डिटर्मिनेशन के द्वारा ही इंसान जिंदा रहता है, चाहे बाहें हो या ना हो, टांग हो या ना हो, आंख हो या ना हो, सांस चले या ना चले। अगर अदम्य इच्छा शक्ति है तो इंसान जिंदा रह सकता है। So the story already finished. I think you will enjoy it. Have a nice time, children. Keep smiling. Bye.